बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जो ये वाक़या हुआ है मदीना मुनव्वरा में, ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसकी बाज़गश्त जो है वो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है और इसको सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई वाक़यात हैं जो हम बयान करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये बात हम जनाब मोहतरम डॉक्टर क़िबला अयाज़ साहब पे छोड़ें कि वो जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, साबिक़ चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, अच्छा साबिक़ चेयरमैन हैं, तो वो उनकी खिदमत में मैंने चाहते हैं कि वो बयान करें। तो हमारे साथ अगर वो लाइन पे हों तो हम अभी आ जाएंगे। लेकिन मेरे साहब खैर सबने मजम्मत तो की है। मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि एक वक्त ये हुआ कि दो आदमी वहाँ पर ज़ोर से आवाज़ में बात कर रहे थे और फिर एक कंकरी भी वहाँ पर फेंकी मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में। तो फिर हज़रत उमर ने उन्हें बुलाया और कहा कि तुम कहाँ के हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था हम ताइफ से आए। उसने कहा अगर तुम मदीना के होते तो मैं ज़रूर तुम्हें सज़ा देता। तो यहाँ से फिर एक ये बात मिलती है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान का है तो उसको वो ऐन मुमकिन है कि सज़ा से बच जाए, लेकिन ये है कि अगर वो उनके कवानीन की उन्होंने खिलाफ वर्जी की होगी सऊदी अरब के, तो फिर सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। अब मसला ये है कि बहस ये नहीं है, बहस ये है कि ये इतना नहीं जाना चाहिए दूर के हुर्मत, जब आप हुर्मत रसूल की बात भी करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सी बातें हैं, प्रोपेगेंडा हो रहा है। इमरान खान ने तो इसका एतराफ़ बहुत देर से किया कि भाई मैंने नहीं किया, इसकी तरदीद बहुत देर से की है कि मैंने नहीं किया और न मेरे हुक्म पे हुआ है। लेकिन ये है कि वो उनको इतनी देर इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जहाँ हुर्मत रसूल पर इतनी बात वो बोलते रहे तो फिर वो हरफ ज़रूर आया, उनकी पॉपुलरिटी पर जो है वो बहुत बड़ा झटका लगा है। और मैं नहीं समझता कि वो ऐसा करना चाहिए, किसी को भी जुर्रत करनी, सोचना भी नहीं चाहिए। जी मेरे साहब डॉक्टर क़िबला अयाज़ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। जी डॉक्टर क़िबला अयाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब मोहतरम, बहस ये है कि एक तो मसला खड़ा हो गया है कि जो हुर्मत रसूल में मदीना मुनव्वरा के मामले में बहुत से मामलात हैं और बहुत से मैंने अभी आपके पहले एक ज़िक्र किया कि वो ताइफ के दो लोग आ गए थे, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बात करनी शुरू की थी। तो हज़रत उमर ने बुलाकर उनसे कहा कि तुम कहाँ से आए हो। तो उन्होंने कहा साहब ताइफ से। तो उन्होंने कहा अगर तुम मदीना के होते मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा देता। तो इसके अलावा कोई भी, जब मैंने दूसरी वाक़या कल के आपने उसमें बयान किया था कि जब मदीना मुनव्वरा में गुंबद खज़रा की तामीर शुरू हुई सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में, तो 20 किलोमीटर के फासले में 20 माइल थी उस ज़माने में। तो वहाँ पर फासले पर जाकर उन्होंने शहर बसाया था और वो अगर कोई पत्थर कम पड़ जाता था, पत्थर का साइज़ में जो बना के भेजते थे, अगर उसमें एक छेनी की मारने की ज़रूरत होती थी तो वो छेनी भी नहीं मारते थे, इसलिए आज से कि कहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुस्ताखी ना हो जाए। फिर 20 किलोमीटर लेकर उसे वापस जाते थे, 20 माइल बाहर लेके जाते थे और वो एक छोटा सा टुकड़ा जो छेनी मारने से ठीक हो सकता था वो बाहर कर फिर वापस ला कर किया जाता था। तो ये रसूल अकरम के यहाँ दरबार में, उनके यहाँ मदीना मुनव्वरा में जाकर किसी तरह से भी नारेबाजी करना ये दुरुस्त बात नहीं है। इस पर आप जो कुछ फरमाना चाहते हैं हमारी रहनुमाई फरमाइए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तमहीद रखी, इसमें कोई शक नहीं और इसमें कोई आप माज़रत ख़ाना लहजा इख्तियार नहीं कर सकते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के अहाते में, आसपास के एरिया में बिल्कुल ऊंची आवाज से गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है, सिवाय आज़ान के या तिलावत कलाम पाक के जो नमाज बाजुबात के लिए हो। इसके अलावा ये अदब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। अच्छे जाए कि कोई हुल्लड़बाजी करे, नारे लगा ले और गालियां दे। यानी कल तो परसों तो ऐसा भी हुआ है कि गालियां दी गई हैं। तो ये जो लोग हैं इनके लिए तो बिल्कुल सजा बहुत सख्त होनी चाहिए। सही मानों में तारीफ के मुताबिक अगर किसी ने एहानत रसूल की है तो ये लोग हैं कि जिन्होंने इस किस्म की हंगामाराई की है। ये एहानत रसूल के मुकदमा इनके खिलाफ जाना चाहिए और अगर ये पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाए तो यहाँ पे यकीनन पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इनकी सजा होनी चाहिए
और अगर सऊदी अरब वहां पे इन्हें सजा देना चाहे तो फौरी तौर पे इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये अच्छी बात है कि खान साहब ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, इमरान खान साहब ने, ये इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में किसी किस्म की रूर आयत की गुंजाइश नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने देर बहुत की है, एक पूरा 12 घंटे के बाद में किया, ये गलत बात की उन्होंने। फौरन करना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत अब भी हो जाए, अब भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया जाए तो इसका खैर मकदम करते हैं। कर दिया उन्होंने जी, लाताल्लुक का इजहार तो कर दिया है, वो तो बात ठीक अब कर दिया है, अब भी ठीक है, देर से कर दिया लेकिन कर दिया, क्योंकि वो लोग यकीनन मामले में जो भी तासुर यही था कि ये खान साहब की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। और एक अजीब आदमी, मैंने अजीब आदमी देखा, पागल आदमी, दिमाग खराब उसका, मैं ऐसे मतलब इंसान ही नहीं है वो, मुसलमान की तो बहुत बड़ी बात है। वो कह रहा है कि हम नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे। भाई तुम कौन होते हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में कोई आदमी हाजिर हुआ है, उसमें नमाज नहीं पढ़ने दोगे तुम? भाई कितना ही डाकू हो, चोर हो, कुछ भी हो, कातिल हो, वो रसूल अकरम की बारगाह में आया है। किसी को आप कुरान पाक में है कि वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान की मौजूदगी में किसी को बरसरे आम चोर डाकू कहना और हरम मदनी में, हरम रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जवाज नहीं है, किसी किस्म की रूर आयत की गुंजाइश नहीं है। हज़रत इसका ये रूहानी क्या असर होता है? ये तो सज़ा तो हो गई, लेकिन ये आदमी पर एक मसला ये है कि रसूल अकरम की जब के मामले में अगर इसके असरात होते हैं, कुछ सियासी असरात हैं, वो नेगेटिव पड़ेंगे, वो तो हम जानते हैं, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को तो हम समझते हैं कि क्या होगा। लेकिन ये क्योंकि एक किस्म के पागलपन चल रहा है पाकिस्तान में और ज़्यादती भी हो रही है, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि जो इमरान खान के साथ में बहुत से मामलात में ज़्यादती हुई है। तो और लेकिन ये इसका नतीजा ये नहीं है कि फिर आप हंगामा राय के इस स्टेज पे पहुंच जाएं कि वो मामला हरम के में भी आ जाए। दूसरी बात ये है कि अगर मुल्क पाकिस्तान में भी हो तो वहाँ पर भी आपको ये देखना होगा कि जो हालात हैं मुल्क के, वो इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि आप यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करें। लेकिन मैं इससे अलावा, इससे क़तई नज़र, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो मेरा है, मैंने इसको बहस कर ली है, मैं आपके इंतहाई अदब से, एहतराम से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसके अगर माफ़ी न मांगे तो इसके क्या असरात होते हैं मुल्क के ऊपर, कौमों पर, किसी माने शख्सियात पर, किसी पार्टी पर, क्या होते हैं? उमूमी तौर पे तो ये सूरत हाल जो है ये हमारी आइंदा नस्ल के लिए बहुत नुकसानदेह है। जिस तरीके से आदम तहम्मुल, आदम बर्दाश्त, आदम रवादारी के जज्बात हमारे नौजवानों के अंदर आ गए हैं, ये कोई महफूज और बेहतर मुस्तकबिल की निशानदेही नहीं करता, और ये सूरत हाल बहुत ही परेशान कुन है हमारी नस्ल के लोगों के लिए। मैं ये समझता हूँ कि मदनी मुआशरे, मीडिया, मेंबरों महराब सब ने उठकर एक मिसाक सियासत की तरफ लाने की कोशिश करनी है कि ये सियासतदान जो हैं इनका तो असर व रसूख होता है लाखों की तादाद में लोगों के ऊपर। तो अगर ये मुहावरा इस तरह खराब हो जाए तो ये हमारी आइंदा नस्ल का कर्ज है इन लोगों के ऊपर, और मिसाक सियासत की तरफ आना चाहिए ताकि हम इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म के इल्जामात और इस किस्म की तर्ज सियासत से रुक जाए। अच्छा, ये एक और मसला है कबला साहब, मैं सियासत में नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इल्मी बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जब इंसाफ न मिले और जब आवाम में बेचैनी, इंसाफ यानी सारी दुनिया का, आप मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हैं, मैं तो एक तालिब इल्म भी, बहुत ही अदना तालिब इल्म हूँ, अदने से भी अदना, कि वो ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ जो है इंसाफ के साथ बनाई है, उसके हर चीज़ जो है एक। तो अब मसला है कि अगर आपका कोई भी कौमें, जो पहले की कौमें का अक़वाम का ज़िक्र हुआ है, उसमें अगर इंसाफ नहीं मिले और लोग बाग उससे मुतमईन नहीं हों, और फिर तो ये बेचैनी फैलती है और उसके असरात मरतब होते हैं। तो अब यहाँ पर जो मसला पैदा हो रहा है, इसमें इस वक्त मुल्क के अंदर मुल्क जो है मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गया है दो धड़ों में। तो अब
इस सूरत हाल के अंदर यानी अगर ये फैसला जज हजरात कर लेते हैं और वो यानी किस्म का यानी उनके ऊपर जो एतराज़ लगे हैं और उनके ऊपर जो सवालात उठे हैं, उनकी हुर्मत और उनकी इज़्ज़त के ऊपर ऑनर पर फ़र्क आया है, तो वो फिर मसाइल तो पैदा होते हैं ना, फिर उसको कैसे हल किया जाए? देखें, इंसाफ नहीं मिलता तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप फिर गालियों पर उतर जाएं। पहले तो ये है कि इंसाफ की तारीफ क्या है। अदालतें हैं, एक सियासी अमल है पाकिस्तान के अंदर, मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मतलब भी यही है कि एक ग्रुप ऐसा हो, और वो सिविल सोसाइटी की सूरत में आजकल हो सकता है कि वो ग्रुप उठे और इस बात की निशानदेही करे कि यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप गालियों पे उतर आए, हुल्लड़बाजी पे उतर आए, एहतजाज का शरई तरीका हरगिज ये नहीं है। तो हमें एहतजाज के शरई तरीकों की तरफ आना चाहिए। इंसान के ऊपर मेहनत है और फिर नतीजा जो है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह जज़ा दे आपको। क़िबला साहब मेरे ख्याल में बात बहुत क्लियर कर दी कि भाई आपको ये बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, आपको सियासी हक़ है, आपका जो मरवज तरीका है एहतजाज का उसको पे चले जाएं, बजाय इसके कि आप बदतमीज़ी पे उतरें। जी, आपने मुनासिब बात फरमाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपने। जी मेरे साहब, इससे पहले कि अगले मौजू पे चलें, ब्रेक का वक्त हो गया जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, वज़ीर आज़म साहब के कुछ मुलाकातें भी तो है ना मोहम्मद बिन सलमान से, मोहम्मद बिन सलमान से हुई है, और फिर वो जा रहे हैं जी, अबू धाबी भी जा रहे हैं। उन्होंने सलमान साहब ने कहा कि वहाँ भी जाएँ, क्योंकि वो लोग भी नाराज़ बैठे हैं जी। लेकिन भाई नाराज़गी की जो बात है उनकी, वो तो इस बात पे थी ना कि वो चाहते थे कि हम यमन की वार में हिस्सा बने। तो वो तो फैसला नवाज शरीफ के ज़माने में फ़ैसला हुआ था ना कि यमन की वार में हम हिस्सा नहीं लेना, तो इस बात पे नाराज़ हुए थे सारे सारे। और वो फैसला वैसे भी सियासी क़यादत के अंदर सही था, वो मेरे ख्याल में एक बात, हमारा फैसला सही था जी। अब उस फैसले को का गुस्सा जो उतरा है इनका, मोहम्मद बिन सलमान का और मोहम्मद बिन नाइफ का, वो उतरा है इमरान के ऊपर। फिर इमरान के साथ में उन्होंने बदतमीज़ी की है। फिर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGI साहब जब गए थे तो उनसे मोहम्मद MBS जो है, मैं मुनासिब नहीं समझता है कि हर बात में मोहम्मद बिन सलमान कहूँ, क्योंकि वो मोहम्मद का नाम आता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मैं उस हवाले से उनको MBS कहना पसंद करता हूँ कि MBS साहब ने जब गए हैं तो उनसे मुलाकात तक नहीं की और बहुत तौहीन हमारे रवैया अख्तियार किया, लेकिन उन्होंने फिर जाकर उनको मनाया। तो अब मसला ये नहीं था, वो इस बात पे चाहते थे कि हम वहाँ जाकर उनकी जंग लड़ें और मरे वहाँ जाकर। भाई हमारी फ़ौज जो है वो मैंने मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं बनी है, ना हम ईरान के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, ना हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, ना हम वो हमें मार रहे हैं ईरान अफ़गानी, लेकिन हम फिर भी उनसे नहीं लड़ रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि भाई आपको समझ आ जाए। तो अब बहरहाल आवाज़ तो उठना शुरू हो गई है, जो क्योंकि ये बात हमें जनरल लोधी साहब ने कहा था कि कुछ दिन इंतजार कर लो, तो हमें पता था कि जनरल लोधी साहब बड़े जनरल साहब होंगे, लेकिन भाई देखो सियासत के तो जनरल हम ही हैं, जनरल लोधी साहब नहीं है। हमें मालूम है कि वो क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान में जो हैबत साहब की हुकूमत है, वो उनकी हुकूमत के बगैर हम पर हमला नहीं हो सकता। कल 66 लोग मरे हैं वहाँ, हाँ, जुमे की नमाज में। भाई तो वो उनको मालूम होना चाहिए कि वो हमारे बगैर नहीं चल सकते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि तुम कितने हमारे एहसानमंद हो, तुम्हें हमारे जूते उठाने चाहिए। यानी अफगानिस्तान के 2 दफ़ा तुम्हारी मदद की, इसके बाद में तुम पाकिस्तान पे हमला करते हो। आप कह रहे थे तुम्हें हया नहीं आती जी। तुम किस तरह के अफगानी हो, तुम किस तरह के अमीर हो इसके तालिबान के, जब तुम्हारा मुल्क जो सबसे बड़ा तुम्हारा हिमायती मुल्क है, उसके मुसलमानों को तुम मार रहे हो, उसकी फौजियों को तुम मार रहे हो, जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने तुमने अमेरिका से दुश्मनी मोल ली, जिन्होंने रशिया से तुम्हारे लिए दुश्मनी मोल ली, उनके आदमी को तुम मार रहे हो। तुम्हें हैबत खान साहब, अमीर साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको हया आनी चाहिए। आप जैसा अमीर जो है, इतना बड़ा अमीर जो बना हुआ है, उनको रोकना चाहिए कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो तुम्हारे लिए रियासत, एक ज़माने में तो ये कहते थे तुम लोग भाई मदीना के बाद में हमारे लिए सबसे बड़ी जो है पाकिस्तान मदीना है। अब इसके बाद में क्या हुआ है आपके अंदर? आप इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सिगरेट पैक्ट किया उसके तहत आप पे हमला कर रहे हो। किस तरह की बातें करते हो? और खुद उनके यहाँ जो पैदल पे वाक़यात हो रहे हैं उसमें नहीं, वो मारा जा रहा है लोगों को। भाई वहाँ के मामले की आपको हमारी मदद चाहिए, इसलिए किया जाएगा कि आप हमारे सिपाही, हमारी फौज को आप हमारे फौजियों को आप शहीद करें, जो आपके भाई हैं, जिन्होंने आपके लिए लड़ा है, जो आपके लिए कुर्बानियाँ देते आए, उनको आप शहीद करते हो। इन लोगों को जो बदमाश आपके पास है उनको कंट्रोल करना चाहिए,
तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ISIS है, इनको आप सजा दें। मेरे साहब 15 अगस्त के बाद से अब तक कितने वाक़यात हो चुके हैं, इन्होंने किसी को सज़ा नहीं दी अब तक। अभी तक सजा नहीं दी। मतलब है कि ये साथ है उनके। और भाई हमें देखिए, सिर्फ महमूद शाह ने ये बात कही थी कि कोई उनके बगैर नहीं हो सकता, किसी और आदमी ने हमसे ये बात कही थी कि भाई इनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ये झूठ बात है, ये गलत बात है, धोखा दे रहे हैं। ये हैबत खां के बगैर, हैबत के जो इनका अमीर है वो उनकी परमिशन हासिल है, क्योंकि वो इन्होंने कहा कि TTP और उनके मसला एक ही है जी। तो फिर हमारा हक है कि भाई हम TTP को हम मारेंगे जी। और आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप कह रहे थे, उसमें क्या कर सकते, आप बयान कर रहे थे कि हमारी फौज किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं है। देखिए बात लड़ाई हाँ, हुई थी, लेकिन हमारी बात हुई थी कि हम भाई हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप क्या हुआ आपको मुझे बताइए, कितने साल हो गए आपको लड़ते हुए? यमन से आप जीत गए, यमन से छोटा मुल्क है आपके, बेसरो सामानी के आलम में लड़ गरीब, और आपको बहुत बेहतरीन जंग जो आप लड़ सकते थे मिस्टर MBS साहब और नाइब साहब, उन्होंने तो विड्रा कर लिया, लेकिन फिर भी वो लोग इन पर हमला कर रहे हैं कि तुमने हमारे आदमी मारे हैं। मैं MBS साहब आपसे कह रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन जंग ये थी कि आप उनकी माली मदद करते, कि वो लोग गरीब लोग थे, उनको मदद की ज़रूरत थी, आपको मदद करनी चाहिए थी। आपको ईरान का असर ख़त्म करना था, ईरान का असर ऐसे ख़त्म हो जाता, आप उनकी मदद करते हुए। उनको तो पानी की ज़रूरत थी, तुम्हारे बगैर ना ईरान मदद कर सकता है, ना पाकिस्तान मदद कर सकता है, ना अमेरिका मदद कर सकता है। जितना पैसा तुमने खर्च किया जाए कि अपना, तुम सिर्फ ये चाहते थे ना नाइब न बन सके, क्योंकि वो यमनी माँ का बेटा था। ये जंग की वजह तो सिर्फ ये थी साहब। आप हज़रत MBS साहब, निहान की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद बिन निहान जो है। लेकिन हमारी फौज हरम रसूलुल्लाह और खाने काबा उसकी हिफाजत के लिए बिल्कुल उसकी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, बिल्कुल जिम्मेदार है, वो हम करते हैं जी। लेकिन ये हम नहीं कर सकते कि हम यमनी बेचारे गरीबों को जाके मारे जी। हमारा ये काम ही नहीं है। तो आपने फिर बाद में आप कितने सालों से आप जंग कर रहे हो, आखिर में पिट पटा के बैठे हो ना, तुम्हारे आराम को पे हमला कर रहे हैं और आखिरकार में तुम्हें झुकना पड़ेगा उनके आगे। सिर्फ तुम्हारी बात ये थी MBS साहब के साथ उनको निकालना चाहते थे, नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ को आपने निकाल दिया, बहुत खुशी की बात है। नहीं उसके पीछे इतने आदमी गरीबों को मारना, इतना बड़ा खून अपने सर पे लेना, क्या फ़ायदा हुआ आपको उस बात का? बेहतरीन जंग ये थी कि आप उनकी मदद करते, उनको पानी देते, उनको खाना देते। हमने बार बार आपने प्रोग्राम में कहा था कि सिर्फ सऊदी अरब ऐसा है कि जो मुल्क जो है इनकी मदद कर सकता है, आपने उनको जंगजू बना दिया। चले आप आगे चले। शहबाज शरीफ साहब की जो कामयाबी है वो कुछ हो जाएगी या फिर कामयाबी हो ना, अगर आप देखिए ना, अगर आप टोकरा लेके जा रहे हैं भीख का, जो कि पाकिस्तान में सब कुछ मौजूद है, भाई आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ख़त्म करो, इनको भेज दो। खुद मुझे एक दिन कह रहा था, मैंने तुम्हें सुनाया कि साहब मैंने क्या किया है कि बहुत से प्लॉट बेच कर ये रोड बना दिया जी। तो भाई ये काम तो आप फिर कर लो यहाँ पर, तुम्हारे पास तो मैंने तुम्हें तो तरीके भी बहुत आते हैं, लेकिन तुम तो बेईमानी करते हो ना, तुम तो बेचते हो, ऑरेंज लाइन बना के तुमने पैसे कमीशन कमाया। अब 3 मुल्क है दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं, एक फ्रांस है, एक तुर्की है, एक चाइना, जो कि बहुत ज़्यादा यानी आपको छुट्टी दे देते हैं, जाओ खाओ पियो मज़े करो, प्रोजेक्ट हमें दे दो और फिर जो करना करते रहो। हाँ, लेकिन हमें बात ये है कि जैन साहब बहस ये है कि आप एक दूसरी बात हम कर लें, ब्रेक ले मुझे कहा जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ इजाफा कर दें कि ये जो मरात है ना, ये थोड़ा सा वापस ले लोगों की। भाई आप नहीं ले सकते, ये तो ये लेंगे तो आप कर्ज से निकलेंगे। देखिए बुनियादी तौर पर अब आप देखिए जिस अंदाज से ये बैठी है, ये जो नवाज शरीफ की बेटी ऐसे बैठी जैसे मलका रानी बैठी हो, क्वीन ऑफ एलिजाबेथ बैठी हुई है जी। मतलब ये कि आप हया करनी चाहिए आप लोगों को। चोर हो तुम, इसमें पर्चे कटे हुए, सबको तहकीकात के लिए पेश होना है अदालत में। कबला याद साहब ने कहा कि भाई जो अभी है, जब तक भाई तो तयशुदा चोर है ना, इसमें तो इसमें क्या बात है, अदालतों ने फैसले किए हुए चोर हैं ये, अब इसमें क्या बात है। लेकिन शहबाज शरीफ का तो केस अभी चल रहा है, उनकी पेशी लेकिन तुम और हम तो जानते हैं ना कि भाई चोर तो है ना। हाँ, लेकिन अब ये साबित तो करना पड़ेगा ना। साबित की करने की क्या बात है, जो चीज़ सामने नजर आ रही है उसको, सूरज को अगर निकल रहा है आप कहेंगे सूरज को साबित करो, सूरज तो निकल रहा है यार, कैसी बात, चांद निकल रहा है, चांद निकल रहा है। लेकिन वो इंसाफ की आंखों में इसलिए पट्टी होती है, वो कहते हैं सबूत चाहिए। इस पे आ जाइएगा जरा, ये शहबाज शरीफ वाला मामला, हमजा शहबाज वाला। लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मौसदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, पहले हमजा के मामले से आने से पहले आप जरा इमरान खान साहब का जो खत है चीफ जस्टिस और सदर को, भाई देखिए वो सदर का उन्होंने लिखा है कि इसकी तहकीक करें, लेकिन कोई नहीं करेगा। इस वक्त अंधेर नगरी चौपट राजा का निज़ाम चल रहा है। जिस तरह से आपको लाए थे भाई इमरान भाई, जो काम आपके साथ हुआ था वही काम अब इनके साथ हो रहा है, इनके फेवर में हो रहा है। पहले आपके फेवर में हो रहा था, अंधा काम हो रहा था। आपके फेवर में पढ़ के मुर्गों की तरह से
जो है वो बकरियों के तरह से, भेड़ बकरियों की तरह से पकड़ पकड़ के आप में पार्टी में शामिल किया जस्टिस साकिब निसार कैंपेन चला रहे थे, इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, इलेक्शन शाकिब साहब चला रहे बिल्कुल थे। खुली बात है। अब इस तरह से ये इस तरह काम इसी तरह अब इसी तरह इनके साथ हो रहा है। अब आपको कोई आदमी कोई भाई सुनवाई आपकी नहीं होगी, क्योंकि साहब नाराज हो गए, बड़ा नाराज है साहब, नाराज ना बन जाऊं। जी जी। तो अब मतलब है कि वो ये जुमले तो जूदो करम के तो वो रसूल अकरम के बारे में है, लेकिन अब जिस पर तरफ भी ये मेहरबानी हो जाएगी सरकार की, फिलहाल रुख हवा चल पड़ेगा। फिलहाल साहब लोग नाराज हैं, इसलिए जरा सब्र करें। नहीं, आपकी गलती भी तो आपकी बहुत है भाई। आपकी बात ये है कि आप जो है वो किस तरह से कह सकते हैं, भोजदार वाले मामले पे बात ही नहीं मान रहे थे। नहीं भाई, जिस तरह आप भाई देखिए, आपको लेके आए, आपको कम कम उनका शुक्रगुजार हो, उनकी जो अच्छी एडवाइस है वही मान लो कम से कम जी, और वो आपके लिए थी। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मेरे साथ बहुत अहम बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बाजवा साहब से भी इंतहाई अदब के साथ में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके दिल में जो शरीफियाँ हैं, इनके दिल में जो आपके बारे में जो बुग़्ज़ है, वो इमरान के दिल में नहीं है। ये मैं आपसे कहता हूँ, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। यू हैव टू बी केयरफुल, बस दैट्स इट। आगे चलो जी आप। जी चले, आ जाइए। जो अच्छी जमहूरियत है कि बेटा वज़ीर आला, अब्बा वज़ीर आज़म, ये सब जमहूरियत नाम पे धब्बा है, और ये तो बादशाह कायम करना चाहते हैं, वो कर ली उन्होंने। इधर 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 जरदारी साहब हो जाएंगे, उनका बेटा वज़ीर यहाँ पर वज़ीर आला हो जाएगा, ये वो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। नहीं, वो तो वज़ीर आज़म बनने के मूड में, उनका हदफ तो ये है। इनका बिलावल साहब का, सरदारी साहब उम्र हो जाए तभी होने और सरदारी साहब सदर। हाँ, तो बस फिर मुल्क पर पूरा कब्जा हो तो बस यही निज़ाम चलेगा। अच्छा, असल बात ये कि मसला ये है कि हमारे इदारे जो हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं। दो बातों की परवाह नहीं करते। एक ये नहीं परवाह करते कि कौन आदमी पैसे खाता है, कौन आदमी अखलाकी तौर पर बद अखलाक है। नो प्रॉब्लम फॉर देम, क्योंकि यही प्रॉब्लम इनको भी मैनेज करते हैं। यही अब हम जब कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा मुशक्क़त करो, अल्लाह का हुक्म है, मुशक्क़त करो, नया निज़ाम वज़ा करो, तो नहीं मानते। और फिर देर आर्किटेक्ट, हम जैसा आदमी बैठा हुआ है आपके पास जो उसको बना देगा, सारे निज़ाम को बना देगा, आपको 1935 का निज़ाम बना के दे देगा, उससे बेहतर, यानी जो आपके मसाब मुताबिक करता हो, जिसमें आपका रोल भी होगा, आपका रोल बिल्कुल कानूनी बना देंगे। लेकिन आप फिर उससे फ़ायदा नहीं लेते, उन्हीं चक्कर में रहते हैं, उन्हीं वैसे। और हर 10 साल बाद नया तजुर्बा करते हैं और वो गले पड़ता है। इसलिए ये करते हैं कि जो आता है वो खुदा बन के आता है, जो चीफ बन के आता है वो बेसिकली बिल्कुल वो होता है, वो सारे फैसले वही अकेला बस अकेले कुल वही है। और ये बात मैंने जैन साहब आप देखें ना, कहाँ 1984 और कहाँ 2022। भाई मैंने ये बात लिख दी है 84 में, जो कि मेरी किताब 1993 में छपी, सियासतदान जलन में इक़्तिदारी कश्मकश, ये जुमले लिख दिए हैं जी, कि यहाँ एक आदमी आता है, वो उसका सारा हुक्म चलता है, और कोई उसके पास कोई हुकूमत चलाने का कोई तजर्बा नहीं होता है, उसके पास कोई दानिश नहीं होती। फ़ौज का वो ज़रूर कमांडर है, क्योंकि उसकी तरबियत वही हो रही है। तो अब मसला ये है कि आपको वो बात सीखनी चाहिए किसी से, भाई अल्लाह के वास्ते, अगर वो भी हो। अब मुग़लों ने हुकूमत की या सल्तनत उस्मानी ने हुकूमत की, तो वो मुग़ल ये करते थे, मुग़लों ने तो कोई यानी मुसलमानों की हुकूमत नहीं की, वो तो ये करते थे कि भाई कुछ बस सैयदों को साथ में अपने बिठा कर और उनसे फैसला करा लेते थे, कादी बना दिया उनको, जो भी आप कहें बस ठीक है जो करना है कर लें। लेकिन सल्तनत उस्मानिया में ज़्यादा बेहतर निज़ाम था। वो 600 साल 650 साल हुकूमत कर गए, ये 350 साल भी हुकूमत नहीं कर सके। लेकिन अगर टोटल मुसलमानों की हुकूमत देखे जाए तो फिर वो 800 साल है हमारी मुसलमान जी। अगर खिलजी लोधी सबको ले लिया जाए तो फिर वो 800 साल इंडिया के, लेकिन 800 साल हमारे स्पेन में भी हुकूमत है। अब वो इंडिया ये कहता है कि वी आर इक्वल टू स्पेन, हम पाकिस्तान मुसलमानों को निकालेंगे, तो वो अब वो मुसलमानों को ख़त्म करेंगे, लेकिन शायद वो न कर सकें। जी मेरे साहब, ये जो एक और मामला है ना, एक तासुर ये जा रहा है कि अदलिया जो है वो खुल के नून लीग का साथ दे रही है। देखिए अदलिया का अभी तासुर ये है कि अदलिया जो पंजाब की है, जो वो तो लाहौर हाई कोर्ट तो वकील बन गया, उनके फैमिली वकील बन गया। उस अंदाज से यानी जो तासुर है वो तो यही है, जो नज़र आ रहा है वो यही है। बाकी जो चाहें वो करें भाई, अब इनके काम है, जो बादशाह लोग हैं जो भी करना चाहें लोग करें। बिल्कुल सही है, साहिब इख्तियार है। अच्छा मेरे साहब, ये जामे कराची वाला वाक़या देखें, ये जामे कराची के वाक़े में जो बात आपसे कह दी थी कि देखिए यहाँ पर अगर कोई भी आदमी हमसे पहले पूछता है तो यहाँ पर, हालांकि हमने सबको बताया है कि जामा कराची में बलोच होते हैं, पश्तून होते हैं। अच्छा मैं तस्दीक करना चाहता हूँ, जब मैं बलोच का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ
तो मैं हर बलोच को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सारे बलोच मेरे प्यारे दोस्त हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे 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 शागिर्द भी हैं। और हर पश्तून को नहीं कह रहा हूँ कि मेरे शागिर्द हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो टीटीपी के लोग हैं या जो बीएलए के लोग हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, उनको बलोच का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। कल भी मैंने कहा था, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे लफ्ज़ ये नहीं कहना चाहिए था। तो अब जो जैसे हमारा आदमी है, वो जैसे जो लोग हैं हमारे, जो बच्चे जो हमारे राब्ता फोरम के हैं, वो बच्चे पक्के पाकिस्तानी हैं। वो पक्के जहाँ भी बैठे हैं, जीवानी में बैठे हैं या वो जीवे पाकिस्तान करते हैं और पाकिस्तान का तराना करते हैं। तो लेकिन अदरवाइज़ कराची में बलोच हैं, पश्तून हैं, कुछ सिंधी भी हो गए हैं, और बाकी जो है बहुत 2 या 3% उर्दू स्पीकिंग है, और लड़कियां जो हैं 10% लड़कियां हमारी हैं जो कि वो पढ़ती हैं। अदरवाइज़ ये कराची यूनिवर्सिटी कराची का नहीं है, ये बलोचों को पढ़ा रहा है, पश्तूनों को पढ़ा रहा है। अच्छी बात है, हमें तो कोई ऐसा एतराज़ नहीं। लेकिन देन आपके पास हमने ये कहा था कि इंटेलिजेंस सिस्टम यहाँ होना चाहिए, जो आपके पास नहीं है। मेरे साहब बहुत ख़त्म हुआ, लेकिन एक 30 सेकंड में ये बता दें कि इंटेलिजेंस को इस पे क्या क्या इकदाम करने चाहिए आइंदा ऐसा ना हो। भाई मैं इंटेलिजेंस को क्यों बताऊँ, इंटेलिजेंस खुद अपने को मालूम है, वो बड़ी अकल है, सारे लोगों को बड़ी अकल सिखाती है जी। आपकी मेरी जासूसी करेगी, और जो कुछ अब उनके नाक के नीचे हो रहा है, क्या करते हैं इंटेलिजेंस लोग यहाँ पे प्लॉट बेचते हैं। इंटेलिजेंस का ये काम है, बस ये काम करते हैं। अपने साहबान जो साहब होते हैं उनके प्लॉट बेचते हैं लोग, यहाँ पे इंटेलिजेंस थोड़ी करते हैं। लोग साहब बोलते हैं, ये पैसे कमाते हैं, बस ये इंटेलिजेंस होती है। अल्लाह खैर करे। ना बात। ठीक है मेरे साहब, वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।